नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों की करेंगे। बंगाल में दीदी ने कैसे जीत की हैट्रिक लगा ली, नंदीग्राम में देर रात तक काउंटिंग में क्यों संग्राम चलता रहा, ममता बनर्जी को किसने किसने बधाई दी और आज शाम को ममता राज्यपाल से करेंगी मुलाकात। बंगाल चुनाव के फैसलों से जुड़ी हुई खबरें देखिए टॉप 9 दीदी का बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 200 से भी ज्यादा सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ये बंगाल के लोगों की जीत है। उनके मुताबिक कोरोना से लड़ाई हमारी पहली प्राथमिकता है। हालात सामान्य होने पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जीत के जश्न के लिए एक बड़ी रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से ममता बनर्जी को हरा दिया है। यहां 2 बार मतगणना के बाद देर रात रिजल्ट आया। शुभेंदु अधिकारी ने जीत के लिए क्षेत्र की जनता का धन्यवाद दिया। वहीं फैसले से नाखुश ममता मामले को कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। नतीजों से नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हल्दिया में शुभेंदु के काफिले पर पत्थरबाजी की। टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बीजेपी बंगाल में हार गई और उन्हें नंदीग्राम के नतीजों की कोई चिंता नहीं है। नंदीग्राम को भूल जाइए, संघर्ष के लिए आपको कुछ त्याग करना होगा। कोविड को देखते हुए कहीं भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। फिलहाल उनका उद्देश्य राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव में मिली जीत पर सीएम ममता बनर्जी को बधाई दी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को बधाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज शाम 7 बजे सीएम ममता बनर्जी उनके राजभवन में मिलने आएंगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी को दी बधाई और कहा कि ममता दीदी को पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और कोविड-19 महामारी को हराने के लिए केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव मदद करेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत पर सीएम ममता बनर्जी को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं ममता जी और पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी को हराने के लिए बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम ममता बनर्जी को उनके अगले कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टीएमसी की लगातार तीसरी बार जीत पर उन्हें बधाई दी है। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ममता बनर्जी को जीत के लिए बधाई दी है। पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान ही हिंसा भी शुरू हो गई। कोलकाता वार्ड 30 के अभिजीत नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हिंसा में मौत हो गई। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उसे पीट कर मार डाला। वहीं डॉक्टर्स ने कहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में मतगणना के दौरान हुई हिंसा में बीजेपी दफ्तर फूंक दिया गया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पार्टी कार्यालय में आग लगाने का आरोप लगाया है। हालांकि टीएमसी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इससे पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हंगामे की कोशिश की। असम में कैसे फिर से खिल गया बीजेपी का कमल, तमिलनाडु में अब किस गठबंधन की सरकार बनेगी, केरल में कौन से गठबंधन की ताजपोशी होगी और कमल हासन को किसने हरा दिया। राज्यों के विधानसभा चुनाव के फैसलों पर देखिए टॉप 9 राज्याभिषेक। पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी का कमल फिर खिल गया है। पिछले चुनाव के मुकाबले सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। असम में भगवा ब्रिगेड 60 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर सत्ता में वापसी कर रही है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। असम में बीजेपी की वापसी पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि जनता ने विकासवादी एजेंडे और हमारी सरकार के जनहितैषी रिकॉर्ड को आशीर्वाद दिया है। मैं असम के लोगों का आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं और एनडीए कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और लोगों की सेवा में उनके प्रयासों की सराहना भी करता हूं। तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार डीएमके गठबंधन एक बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाने जा रहा है। उसके सहयोगी दलों ने भी अपनी अपनी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को 136 सीटें जबकि डीएमके को 89 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल के लिए डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय प्रगति को आगे ले जाने, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने और कोविड-19 महामारी को पराजित करने के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। केरल में पिनराई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ गठबंधन को 92 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 39 सीटें मिली है। एनडीए का राज्य में इस बार खाता भी नहीं खुला है। केरल में 40 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीती है।
पीएम मोदी ने केरल में सत्ता में वापसी करने पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और एलडीएफ को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केरल विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए मैं पिनराई विजयन और एलडीएफ को बधाई देता हूं। कोविड-19 वैश्विक महामारी को भारत से समाप्त करने और अन्य विषयों पर हम साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल गया है। बीजेपी के सहयोगी एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें और खुद बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। डीएमके और निर्दलियों ने भी 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी भी 2 सीटों पर विजयी रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मक्कल निधि मय्यम अध्यक्ष और एक्टर कमल हसन को कोयम्बटूर साउथ सीट से हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन ने करीबी मुकाबले में हराकर जीत दर्ज की है। कमल हसन की पार्टी एमएनएम भी इस बार चुनावी मैदान में थी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और कई जगहों पर प्रत्याशी जीत चुके हैं। मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हुआ है। एटा में जहां मतगणना केंद्र पर 2 प्रत्याशी समर्थक भिड़ गए, वहीं फिरोजाबाद में मतगणना केंद्रों के बाहर भीड़ काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए केस सामने आए, कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की और नाइट्रोजन प्लांट से कैसे दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। कोरोना की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामलों में मामूली कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में कोरोना के 3,69,942 केस सामने आए हैं, जबकि 3,421 लोगों की जान चली गई। 24 घंटे में कोरोना से 2,99,800 लोग ठीक हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 34 लाख से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 56,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 669 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 47 लाख के पार पहुंच गया है। मुंबई में 5,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि 79 लोगों की मौत हुई है। पुणे में भी कोरोना से 65 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में 20,000 से ज्यादा नए लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 407 लोगों की कोरोना वायरस ने जान ले ली है। साथ ही 24,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 17,000 हो गई है। राहत की बात यह है कि लॉकडाउन लगने के बाद से दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 28.33% हो गई है। विपक्ष के 11 नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर देश भर में मुफ्त टीकाकरण की मांग की है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम देवेगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, मायावती, अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल हैं। इन नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार से मांग की है। इन्होंने कहा है 35,000 करोड़ के आवंटन का इस्तेमाल फ्री वैक्सीनेशन के लिए होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कोरोना महामारी में जरूरी सामान ऑक्सीजन की जमाखोरी न करने की अपील की है। दिल्ली में न्यूजीलैंड के उच्चायोग में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि प्रोटोकॉल के प्रमुख और अधिकारी लगातार उच्चायोग और दूतावासों के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय उनकी जरूरतों पर नजर बनाए हुए है। देश में कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल मीटिंग में पीएम ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करने और कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिए मेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज के पास आउट को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए। सरकार अब नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन बनाकर ऑक्सीजन की कमी को दूर करेगी। सरकार देश के ज्यादातर नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदलकर उससे ऑक्सीजन उत्पादन करने की योजना पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने इस योजना के काम की प्रगति की समीक्षा की। सरकार गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाई की पहचान करेगी। कोरोना संकट के मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश का प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो उसे भी अस्पताल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में 2 हफ्ते के भीतर अस्पताल में भर्ती होने संबंधी राष्ट्रीय नीति लाने को भी कहा है। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जीएसटी कानून के तहत करदाताओं के लिए कई राहत उपायों का ऐलान किया है। मार्च और अप्रैल के लिए जीएसटी के मासिक रिटर्न GSTR 3B को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है। देरी से रिटर्न दायर करने पर लगने वाले दंड ब्याज की दर में भी कमी की गई है। दिल्ली में आज से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन। कहां पर पुलिस लाइन में कोविड अस्पताल बनेगा और कल पीएम मोदी बोरिस जॉनसन की वर्चुअल समिट में होगी कोरोना को लेकर चर्चा। कोरोना को हराने के लिए देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना।
राजधानी दिल्ली में आज से 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन होंगे। दिल्ली को 4.5 लाख वैक्सीन मिल गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे जैसे दिल्ली को वैक्सीन की खेप मिलेगी, टीकाकरण अभियान को तेज किया जाएगा। केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन पंजीकरण में मिले समय पर ही वैक्सीनेशन सेंटर पर आएं। दिल्ली में अब स्कूलों में भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए सरकारी स्कूल में भी इंतजाम किए गए हैं। स्कूलों के अंदर टीकाकरण केंद्र इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि अगर वैक्सीन लगवाने के लिए ज्यादा संख्या में भी लोग आएं तो संक्रमण फैलने का खतरा कम हो। हरियाणा में एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया था और आज ये लॉकडाउन खुलना था, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और 7 दिनों तक प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संकट के बीच अमेरिका से मेडिकल सप्लाई की चौथी खेप भारत पहुंची। एंटीवायरस ड्रग रेमडेसिविर की 1,25,000 इंजेक्शन अमेरिका से विशेष विमान से भारत लाया गया। भारत में अमेरिका के दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी लोग कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत के साथ एकजुट हैं। इसके साथ ही और अधिक जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों और अन्य सामग्री की आपूर्ति भारत को की जाएगी। यूपी के बरेली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए झारखंड के बोकारो प्लांट से आपूर्ति की जा रही है। ऑक्सीजन लेकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बरेली पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से बरेली के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाकर प्राथमिकता के आधार पर इसे बरेली पहुंचाया गया। बरेली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लेकिन अब कोरोना मरीजों के लिए ये वरदान साबित होगी। लखनऊ में कोरोना के खतरे से अपनों को दूर रखने के लिए पुलिस ने फिर से कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हर पुलिस लाइन में पर्याप्त संख्या में बेड वाला कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ के साथ पीपीई किट पहनकर प्रशिक्षित पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोरोना कर्फ्यू 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। यहाँ 6 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 3 जिलों के जिला अधिकारियों ने कर्फ्यू 3 दिन बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं। पीएम मोदी कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल समिट करेंगे। दोनों नेता कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस से जंग में भारत को ब्रिटेन का साथ मिला है। ब्रिटेन यहां वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कंटेनर्स भेज रहा है। ब्रिटिश सरकार ने 1000 और वेंटिलेटर्स भेजने का ऐलान किया है। भारत की मदद में जर्मनी भी जुटा हुआ है। जर्मनी से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर भारतीय वायुसेना का विमान C-17 भारत पहुंचा। प्लेन ने दिल्ली के हिंडन एयरबेस पर लैंड किया। साथ ही ब्रिटेन से 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भी भारत पहुंचे। ब्रिटेन के ब्रिज नॉर्टन से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर प्लेन चेन्नई एयरबेस पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को काबू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से क्या कहा है? कोविड गाइडलाइंस तोड़ने पर कहां पुलिसकर्मी पर हमला हुआ? कहां से सामने आई जिंदा को मुर्दा बताने की अस्पताल की लापरवाही? देश और राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। रविवार रात सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नसीहत देते हुए सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेड कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार करने को कहा। उड़ीसा के मयूरभंज में सामूहिक जश्न रोकने की कोशिश के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। लोगों के हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों ने लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के तहत चैती त्योहार मनाने से रोका था। इस दौरान पुलिस पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन जाएंगे। ब्रिटेन सरकार ने रविवार को बताया कि वो ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर भी बात करेंगे। कोरोना काल में G7 की ये पहली बैठक होने जा रही है। असम विधानसभा चुनाव में जेल में रहकर चुनाव लड़ने वाले नेता अखिल गोगोई ने शिवसागर से जीत दर्ज कर सबको हैरान किया है। सीए कानून के विरोध में अखिल गोगोई ने अपनी आवाज बुलंद की थी। पति से मुलाकात के बाद उनकी पत्नी ने जीत के लिए विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अस्पताल में कई मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने और इलाज में लापरवाही से मौत हुई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। कई घंटों के हंगामे और अफरा तफरी के बीच कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल के एक डॉक्टर ने जिंदा महिला को मृत घोषित कर परिजन को सौंप दिया। घर पहुंचने पर महिला सुखरानी गौतम की सांस चल रही थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सलाह पर राज्य के राज्यपाल ने स्वास्थ्य मंत्री इटेला राजेंद्र को उनके पद से हटा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। इटेला पर गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा था।
लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम ने रियाद से लखनऊ पहुंचे एक यात्री के पास से भारी मात्रा में सोना बरामद किया है। यात्री के पास से 1.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 78 लाख रुपए है। यात्री सोने को काले रंग के सेलो टेप में लपेटकर लैपटॉप के बैग में छुपाकर लाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में सिविल लाइंस इलाके में मनरेगा के कमिश्नर ऑफिस में रविवार को आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की वजह से पहली मंजिल पर कार्यालय का हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद को 55 रन से मात दी और आज किन टीमों के बीच मुकाबला होगा। T20 लीग से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 T20। रविवार को T20 लीग के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली को जीत के लिए 167 रनों का लक्ष्य मिला था, जो उसने 17 ओवर और 4 गेंद में ही 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। दिल्ली की ओर से शिखर धवन ने नाबाद 69 और पृथ्वी साव ने 39 रन बनाए। पंजाब की कप्तानी कर रहे मयंक अग्रवाल शतक से 1 रन से चूक गए। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक ने चौका लगाया, जिससे उनकी पारी 99 रन तक ही पहुंच पाई। मयंक ने 58 गेंद पर नाबाद 99 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। मयंक की पारी की बदौलत ही पंजाब 6 विकेट पर 166 रन का स्कोर बना पाई। पंजाब को हराकर दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में 12 पॉइंट के साथ टॉप पर पहुंच गई है। अब तक दिल्ली ने 8 में से 6 मैच जीते हैं। दूसरे पायदान पर 10 पॉइंट्स के साथ चेन्नई है। चेन्नई ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते हैं। बेंगलोर भी 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है, लेकिन चेन्नई का रन रेट बेंगलोर से बेहतर है। रविवार को हुए पहले मुकाबले में राजस्थान ने हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 3 विकेट पर 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। राजस्थान के ओपनर जोस बटलर ने धमाकेदार शतकीय पारी खेली। बटलर ने इस सीजन में अपना पहला शतक लगाया। उन्होंने 56 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। बटलर ने 64 गेंद पर 124 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इस मैच में विनिंग पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इस सीजन में जोस बटलर तीसरे ऐसे बल्लेबाज है जिसने शतक लगाया है। इससे पहले बेंगलोर के देवदत्त पड्डीकल ने राजस्थान के खिलाफ नाबाद 101 रनों की पारी खेली थी, जब राजस्थान के संजू सैमसन ने पंजाब के खिलाफ 119 रनों की पारी खेली थी। हैदराबाद की टीम की किस्मत कप्तान बदलने से भी नहीं बदली। वार्नर की जगह कप्तान बनाए गए केन विलियमसन ने सिर्फ 20 रन बनाए। हैदराबाद के बल्लेबाज क्रीज पर जमने के बाद भी विकेट गंवाते चले गए। मनीष पांडे ने 31 और जॉनी बेयरस्टो ने 30 रन बनाए। हैदराबाद की ना बल्लेबाजी चली ना गेंदबाजी। हैदराबाद की ओर से संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 50 रन लूटकर 1 विकेट लिया, तो विजय शंकर ने 3 ओवर में 42 रन दे डाले। वहीं राजस्थान की ओर से मुस्तफिजुर रहमान और क्रिस मॉरिस ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट छटके। आज T20 लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स बेंगलोर के बीच मुकाबला होगा। ये मैच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कोलकाता को अगर अपनी उम्मीद बनाए रखनी है तो उसे आज मैच जीतना ही होगा, क्योंकि कोलकाता ने अब तक खेले गए 7 में से 2 मैच ही जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में वो 7वें नंबर पर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।